हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस करंट अफेयर के सेशन में। तो मित्रों, आज करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं। आज का करंट अफेयर है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99वां सदस्य बना। तो कौन सा देश बना? ये बना है स्पेन। कौन बना? स्पेन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99वां देश बना। अब 100वां बनेगा कोई तो देखते हैं, लेकिन ये बना है 99वां देश। तो ये रहा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 2015 में हुई थी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में। और किसके सहयोग से बना था? ये बना था फ्रांस के सहयोग से। किसके? फ्रांस और इंडिया के सहयोग से ये बना था, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 99वें सदस्य शामिल हो गया। और जो इसकी राजदूत थी रियो डोमिगिजोवेज ने दिल्ली में ये अपना समर्थन नियुक्त किया है। और 2015 में जो है COP21 के दौरान इसकी स्थापना हुई थी, भारत और फ्रांस के स्थापित सहयोग के द्वारा, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या है इसका? जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको निपटने के लिए और सदस्य देशों में जो इसके सदस्य बनते जाएंगे उनमें ऊर्जा जो है वो परियोजना को बढ़ावा देंगे, सौर ऊर्जा परियोजना को, कि जैसे सूर्य की ऊर्जा जो है वो हमें मुफ्त में मिल रही है, तो उसका हम यूज़ क्यों ना करें? क्यों हम पॉल्यूशन फैलाएं या कोयले से बिजली उत्पादन करें या हाइड्रो पावर से? तो ये सौर ऊर्जा जो है एक अल्टरनेटिव्स है इनका, कि जिसके कारण जलवायु परिवर्तन रोका जा सकता है, ठीक है। उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। और इसमें ऊर्जा पहुंच, सुरक्षा और संक्रमण को बढ़ावा देना, कि जिसके कारण पूरे विश्व में ये सब फैलता रहे। जहाँ जो कैप्रिकॉर्न पे रहते हैं, जो कर्क रेखा पर जितने कंट्री हैं वहाँ पे ये सूर्य की रोशनी ज़्यादा मिलती है, तो ज़्यादातर यही सदस्य हैं। लेकिन अब ये जो ऊपर भी कंट्री हैं उनको भी ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे स्पेन हुआ, फ्रांस हुआ, ये सब। तो ये रहा इसका बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, मैं मैप लेकर आया हूँ और इसका स्पेन का। स्पेन कहाँ पर है इसमें साथियों? देखिए ये रहा स्पेन, ये रहा, इतना बड़ा स्पेन रहा। और स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड इसकी कैपिटल है। और देखिए पुर्तगाल इसका पड़ोसी देश, इधर पुर्तगाल, इधर फ्रांस। और ये देखिए ये जो एक स्टेट है, इस स्टेट का क्या नाम है? जिब्राल्टर स्टेट। ये मोरक्को और स्पेन से के बीच में स्थित है जिब्राल्टर स्टेट। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। ये इधर अफ्रीका कंट्री पूरा पड़ जाता है, कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और इधर यूरोपियंस, ठीक है। जैसे देखिए इटली है, क्रोएशिया है, ये हंगरी है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये मेडिटेरियन सी है, ठीक है, ये मेडिटेरियन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में देखा गया उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? तो बताइए ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे थे जो डूब गए हैं इस नदी पे, जो उजानी बांध बना है जिस नदी पर, वहाँ पर। कहाँ पर ये उजानी बांध? ये महाराष्ट्र के पुणे में है, ठीक है, उजानी बांध। चलिए देखते हैं कुछ। देखिए पुणे में उजानी बांध जो बैक वाटर में नाव पलटने से नाव पलट गई इसमें, जिसमें 2 बच्चे सहित 6 लोग डूब गए। और सोलापुर के उजानी गांव के पास भीमा नदी पर ये जो है उजानी बांध स्थित है, भीमा नदी पर, ठीक है। ये एक पृथ्वी भराव से निचाई गुरुत्वाकर्षण बांध है जो 1977 से 1980 तक ये निर्मित और ये सिंचाई और पनबिजली की ज़रूरतों को पूरा करता है। और जो बांध है उसकी ऊंचाई कितनी है? 63 मीटर ऊंचाई है और लंबा 2534 मीटर लंबा है, ठीक है। और इसमें देखिए बिजली उत्पादन भी होता है इस बांध से 12 मेगावाट। लेकिन ये तो जल प्रदूषण है, लेकिन हम याद रखेंगे भीमा नदी पर है। कौन सा बांध? उजानी नदी पर, उजानी बांध वो भीमा नदी पर ये बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उथला जल भृत प्रबंधन मॉडल क्या है? तो बताइए। सैलो एक्विफायर मैनेजमेंट मॉडल, ये क्या है? जो भी रिसेंटली लॉन्च किया गया, कहाँ पर? तेलंगाना में।
तो ये पार्ट ऑफ विच स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी शहरी मामलों के मंत्रालय की यह योजना है। तो 21 योजना से संबंधित है। किस योजना के अंतर्गत ये लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है, कहाँ पर? तेलंगाना में। मिथिला जल वृत्त प्रबंधन मॉडल, सैल एक्विफायर मैनेजमेंट मॉडल, तो ये किसके तहत किया गया है? ये अमृत योजना है, अमृत स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजिनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अमृत मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या खास है, देखिए इसमें वो एक पंप टाइप का लगाया जाएगा, जैसे हम लोग ट्यूबवेल में बोरिंग कराते हैं तो मोटर लगाकर ज़मीन से पानी को खिंचाई करते हैं यहाँ पर मोटर लगाकर। तो इसी प्रकार जैसे आप लोग निकालते हैं, बर्बाद करते हैं पानी, या कहिए कि सिंचाई करते हैं खेतों की, तो वैसे ही पंप लगाकर जो वर्षा जल होगा उसको इसके अंदर ज़मीन के अंदर फिल किया जाएगा, डाला जाएगा, जिसका ग्राउंड वाटर लेवल ये बढ़ेगा। ठीक है, वाटर टेबल जो है हमारा घट रहा है दिन पर दिन हर साल। अब गर्मी है तो ये सभी फेल होते दिखेंगे जो बोरिंग्स हैं गांव में, या कहिए कि जो थोड़े ऊंचास में हैं या जहां पर नदियां नहीं हैं, नहर नहीं है, तो वहां पर बोरिंग फेल होते दिखेंगे। काफ़ी नीचे तक कराना पड़ता है। अब जब यहाँ से नीचे यहाँ तक ही वाटर टेबल आपका है तो कहाँ से आप पानी लाएंगे? जब इसमें वाटर होगा तभी तो लाएंगे ना। तो देखिए आर्टेसियन वेल ये बनाया गया है, इसको कहते हैं। तो इसके थ्रू पानी जो हमारा वर्षा जल होगा, रेन वाटर होगा, उसको इसके अंदर फिल किया जाएगा, जिसके कारण वाटर टेबल बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तभी तो हम पानी यूज़ कर पाएंगे, नहीं तो पानी ही नहीं होगा, ग्राउंड वाटर पानी ही नहीं होगा नीचे, तो हम कहाँ से पानी निकालेंगे? तो ये एक विधि है, टेक्निक है, शैडो एक्विफायर मैनेजमेंट, शैलो एक्विफायर मैनेजमेंट, जिसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं? सैम पायलट मॉडल। ये भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया। यानी पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आप पहले कोई स्कीम बनाया जाता है तो पूरे कंट्री में तो लागू नहीं किया जाता, क्योंकि अगर वो विफल हुआ तो बहुत भारी मात्रा में नुकसान हो जाएगा। तो कोई एक डिस्ट्रिक्ट या कहिए कोई एक स्टेट छोटे लेवल पे, उसका कोई एक गांव क्षेत्र को चूज किया जाता है और वहाँ पे वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो उसको फिर आगे पूरे देश में भी लॉन्च किया जाता है और पूरा देश उसका लाभ उठाता है। ठीक है, तो ये पायलट स्कीम, इसी को कहते हैं पायलट मॉडल, पहले शुरू किया जाता है। ठीक है, तो ये अमृत योजना के हिस्से के रूप में तेलंगाना में लॉन्च किया गया और एक अस्थाई शहरी जल प्रबंधन तकनीक है, यानी परमानेंट है, कोई ये नहीं कि लगा दिया और ख़त्म हो गया, जिसमें भूजल को पंप करने और पुनर्भरण, यानी जो हमारा वाटर टेबल है उसको पुनर्भरण करने के लिए उथले बोरवेल शामिल हैं। और इसका उद्देश्य देखिए, वर्षा पुनर्भरण के माध्यम से जल स्तर को बढ़ाना। और पानी कहाँ से लाएंगे? वर्षा का ही जल हमारे पास सबसे ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में होता है बरसात के दिनों में, जो अभी बारिश शुरू होने वाली है। तो ये पहल राष्ट्रीय जल वृत्त मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम यानी NAQUIM से जुड़ी हुई है, जो जल वृत्तों की विशेषता है और भू जल प्रबंधन योजना को ये डेवलपमेंट करता है। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट ग्राउंड जो वाटर है उसको मैनेजमेंट किया जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग भी जागरूक बनिए, ज़्यादा पानी को बर्बाद मत करिए, जितना आप लोग को यूज़ हो उतना ही यूज़ करिए। जैसे कुछ लोग को नहाते हैं तो ऐसे नहाएंगे जैसे कभी नहाए ही नहीं, इतना पानी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इतना हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। जितना बचा सकें उतना बचाना चाहिए पानी को। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाली हमारी पीढ़ी उसका उपयोग करेगी। अगर आप लोग उनके लिए कुछ छोड़ कर ही नहीं जाएंगे तो आप एक हिसाब से उनके लिए अभिशाप यहाँ बनाकर जा रहे हैं, उनके लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। तो चलिएगा, हमारा इतना ही समझाना था आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संस्थान की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में गंगा डॉल्फिन की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? तो देखिए, जो अभी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट किया गया है, बताया गया है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ गंगेटिक डॉल्फिन इन इंडिया तो किस स्टेट में है? तो ये है हमारे उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए देखिए कैसे एकदम आनंद ले रही है पानी का नदी में कूद कर नहा रही है। ये है हमारा गंगा डॉल्फिन, जो गंगा नदी पे और उसकी ट्राइब्यूटरी नदी में पाई जाती हैं। तो इनके बारे में देख लेते हैं हम जरा। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार
लगभग 4000 डॉल्फिन गंगा और उसकी सहायक नदियों में निवास करती हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में लगभग 2000 हैं। देखिए 4000 में से 2000 केवल उत्तर प्रदेश में हैं। और इन डॉल्फिनों की रक्षा के लिए यूपी सरकार ने चंबल में एक डॉल्फिन अभ्यारण्य घोषित किया है। जो चंबल नदी है वहाँ पर ये डॉल्फिन अभ्यारण्य भी घोषित किया गया है, और उस नदी में 111 डॉल्फिन दर्ज किए गए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया गया था जो, और इनके लुप्त प्राय जानवरों में सार्वजनिक रुचि बढ़ाई है। ये लुप्त होने के कगार पे थे, लेकिन नमामि गंगे पहल का उद्देश्य 2030 तक जो है ये डॉल्फिन की आबादी को स्थिर और दोगुना करना, यानी बिना घटे इसको दोगुना करना, और प्रदूषण नियंत्रण, यानी जहाँ प्रदूषण रहेगी वहाँ गंगेटिक डॉल्फिन आप लोग को नहीं मिलेंगी। तो ये एक निशानी होता है। और आर्द्रभूमि संरक्षण सार्वजनिक भागीदारी को एकीकृत, इसमें बिना सार्वजनिक भागीदारी की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। और नदी डॉल्फिन एक विश्व स्तर पर लुप्तप्राय प्रजाति है, जो गंगा, यमुना और चंबल जैसी विभिन्न नदियों में ये रहती हैं। ठीक है, अगर प्रदूषण बढ़ता जाएगा तो ये विलुप्त होती जाएंगी, इसलिए सरकार इन पर ज़्यादा फोकस कर रही है गंगा डॉल्फिन को बचाने के लिए, इसलिए अब रिपोर्ट भी आने लगी हैं इनके ऊपर। ठीक है, तो याद रखिएगा 4000 डॉल्फिन का रिपोर्ट आया है, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 2000 डॉल्फिन दर्ज किए गए हैं, और 111 डॉल्फिन जो है हमारे चंबल अभ्यारण्य में ये हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? तो बताइए, देखिए पहली बार हुआ है फर्स्ट एशियन रिले चैंपियनशिप 2024। तो आप लोग बताइएगा ये कहाँ पर हुआ है? ये बैंकॉक में हुआ है। कहाँ पर? बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ है। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। और रिले चैंपियनशिप तो आप लोग समझते ही होंगे ना, जैसे इसमें होते हैं ये दौड़ते हुए जाएंगे, और ये जो लिए हैं हाथों में, इसको एक नेक्स्ट पर्सन होगा वो इंतज़ार कर रहा होगा, तो उसको ये पकड़ाएंगे और फिर वो दौड़ेगा स्पीड से। तो ऐसे कई ग्रुप्स होते हैं जिनमें ये होते हैं कि कुछ दूर वो दौड़ेंगे, पकड़ाएंगे, फिर उनको दौड़ेंगे, कुछ डिस्टेंस होती है प्रॉपर, तो उसके हिसाब से। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा मूवियों में या वैसे भी खेल में। तो देखिए भारतीय एथलेटिक दल ने, हमारा जो एथलेटिक दल था वो भी गया था 20 और 21 मई को 2024 बैंकॉक में, और इसमें 3 पदक जीते हैं, जिसमें से एक गोल्ड है और 2 सिल्वर मेडल हैं। देखिए 2 सिल्वर मेडल, ठीक है, ये जीते गए हैं हमारे देश के द्वारा। और 16 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और ये ओलंपिक के लिए क्वालिफायर था। जो ये है ये हुआ था, यानी इसमें जो जीतेगा ओलंपिक क्वालिफाई, मतलब ओलंपिक में वो खेलने के लिए मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया? ठीक है, मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया। तो किसको घोषित किया है? तो देखिए पाकिस्तान, ये 24 मई को घोषित किया गया है। ये देखिए 24 मई, ऑप्शन भी इसका राइट हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर प्राणी है ये मारखोर, है ना। जंगलों में ये कितने ऐसो आराम से आप लोगों को लग रहा है कि रह रहा है। जो एक इंसानी रूप जानवर है, ये इनका शिकार करते हैं और मारकर खा जाते हैं। तो देखिए राजाओं की तरह ये खड़ा है यहाँ पर, तो कितना सुंदर लग रहा है ना। ये देखिए बाल इसके अच्छे से। तो ये 24 मई को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये घोषित किया गया है 24 मई को कि मनाया जाएगा मारखोर दिवस के रूप में। इसमें देखिए क्या क्या इन्होंने बताया है, जिससे पाकिस्तान और 8 अन्य देशों द्वारा, पाकिस्तान क्यों, क्योंकि ज़्यादा इसी में मारा जाता है, ये जंगलों पहाड़ियों पर रहता है। और 8 देशों द्वारा ये जो प्रस्ताव है प्रायोजित किया गया था, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में नामित कर दिया है। और इसका उद्देश्य क्या है कि जागरूकता बढ़ाना और मारखोर के संरक्षण को बढ़ावा देना है, यानी ये विलुप्त ना हो जाएं, इसलिए इनका संरक्षण किया जाए। क्योंकि बाद में फिर आप बच्चों को सुनाओगे एक होता था एक मारखोर, ये पहाड़ियों पर रहता था, तो इस तरीके से ना हो, इसलिए हमारे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा इस दिन को मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया गया है। और देखिए ये जो है मध्य और दक्षिण साउथ एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में के मूल निवासी हैं।
और ये पारिस्थितिकी रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजाति हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से। ठीक है, तो याद रखिएगा 24 मई को ये घोषित किया गया है नया, तो आप लोग याद रखिएगा, ये जरूर क्वेश्चंस में पेपर में आप लोग को एग्जाम में मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में ASPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? बताइए किसने किया है? तो ये फ्रांस ने किया है। ये रहा इसका ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये रहा। ठीक है, कितना खतरनाक है। तो याद रखिएगा ये फ्रांस के द्वारा किया गया है। फ्रांस ने अभी परमाणु वारहेड में ले जाने वाले ASM सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण के साथ रक्षा में 1 मील का पत्थर हासिल किया, यानी रक्षा के क्षेत्र में ये इसका बड़ी बढ़त है। तो याद रखिएगा इस हिसाब से। और इसमें ये 2000 से इस तरीके से मारक क्षमता इसकी 500 किलोमीटर है और थर्मोन्यूक्लियर हथियार 300 किलोटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को प्रतिवर्ष विश्व प्रीक्लेम्पिया दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन को मनाया जाता है ये मनाया जाता है 22 मई को। 22 मई को विश्व प्रीक्लेमेशिया दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं वर्ल्ड प्रीक्लेमेशिया डे क्या है, तो आपको हम बता दें कि ये जो डे है बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, जिससे जो प्रेगनेंसी के दौरान वुमेंस होती हैं उनमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है, जिसके कारण उनकी जो है काफ़ी उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसके कारण, इस समस्या के कारण, जो प्रीक्लेम्पिया है इसके कारण। और इसमें इनके जो जैसे किडनी वगैरह हुआ, ब्रेन हुआ, इस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। और ये जागरूकता फैलाने के लिए है, यानी जो हमारे हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट हैं खासकर उनके लिए ये है कि वो आपस में इस पर विचार करें और एक दूसरे को इसके बारे में अवेयर करें कि इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो ये 22 मई को मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिया है जिसे लाइफ थ्रेटनिंग वाली एक गर्भावस्था जटिलता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, और ये गर्भावस्था या प्रसवोत्तर के 20वें सप्ताह के बाद होने वाली प्रीक्लेमेशिया में खतरनाक रूप से जो हाई ब्लड प्रेशर है और अंग संबंधी समस्याएं भी शामिल है। इसमें जो है प्लेसेंटल स्वास्थ्य समस्याओं से भी उपजा है और इसमें उच्च रक्तचाप, मूत्र में प्रोटीन और सूजन शामिल है। और ये माँ और भ्रूण यानी माता और जो बच्चा है उनका दोनों के लिए ये एक डेंजरस पैदा कर सकता है। ठीक है, और इसके कारण ये समय से पहले बच्चे को भी जन्म दे सकते हैं और समय होने की और मृत्यु भी हो सकती है इसमें। और उपचार में परसों शामिल है जिसके लक्षण बाद में रहते हैं। ठीक है, लक्षण भी बाद में दिखाई देते हैं। तो ये डे आया है, तो आप लोग के लिए डे फिर से हम लेकर आ गए हैं रिवाइज करने के लिए। तो देखिए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है और 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया जाता है और 4 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है। 5 मई को विश्व हंसी दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया जाता है और 7 मई को जो है विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है और 8 मई को देखिए क्या मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस और इसके साथ विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है और 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी मनाया जाता है और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है और 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है और देखिए 20 मई को जो है ये विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है और 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को क्या मनाया जाता है, जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये रहे इंपॉर्टेंट दिवस मई के और हमने इतनी बार रिवाइज करा दिया। उम्मीद है मैक्सिमम आप लोग को डेज मई के जो हैं याद हो गए होंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेनेटरी अलाइनमेंट क्या है, जो समाचारों में देखा गया। तो बताइए प्लेनेटरी अलाइनमेंट ये क्या है। तो आप लोग को कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा सब, प्लेनेटरी। तो हाँ, ये ग्रहों से संबंधित है। इसमें क्या है, जिसमें यह एक शब्द है जिसका उपयोग सौर मंडल के ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इट इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द पोजिशनिंग ऑफ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, यानी जो सोलर सिस्टम हमारा सौर मंडल है उसमें ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए ये शब्द
लिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, याद रखिए। चलिए देख लेते हैं, जैसे अगले महीने 3 जून को 6 ग्रह और जिसमें बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये आकाश में ये संरेखित होंगे और संरेखण परिक्षेप का एक ऑप्टिकल भ्रम पृथ्वी से भी दिखाई देगा और मंगल और शनि नग्न आँखों को भी दिखाई देंगे, लेकिन थोड़ा जिससे मंद हल्का यूरेनस और नेपच्यून दूरबीन की आवश्यकता से देखी जा सकती है। और सूर्य की निकटता के कारण बुध, बृहस्पति को देखना मुश्किल होगा, क्योंकि वो सूर्य के पास होंगे तो वहाँ प्रकाश ज़्यादा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। और देखिए ये क्यों निकट आ रहे हैं, क्योंकि 3 जून तक बहुत गर्मी होगी, तो आप लोग गर्मी से अपना बचाव करिएगा, जिसे इसमें नौतपा कहा जाता है, यानी 9 दिन, यानी ये 26 तारीख से जो है काफ़ी गर्मी बढ़ेगी और 3 जून तक जाएगी। नौतपा इसे कहा जाता है, यानी जो ज्येष्ठ हमारा एक पक्ष होता है, महीना होता है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, उसमें इसके ज्येष्ठ के पहले 9 दिन जो होते हैं इसमें बहुत ही गर्मी होती है। और जो है इसमें सूर्य जो है एक नक्षत्र होता है रोहिणी नक्षत्र, उसमें प्रवेश करता है, इसलिए गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं। ठीक है, वैसे भी कहा जाता है ज्येष्ठ में बहुत गर्मी होती है। तो ये सब कारण हैं। तो आप अपना पानी पीते रहिएगा, धूप में मत निकलिएगा और सूती कपड़े पहन कर ही निकलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल प्रशंसा करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो बताइए किसने अचीव किया है जीरो वेस्ट टू लैंडफिल? तो ये किया है तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दोस्तों देखिए इसमें तिरुवनंतपुरम जो है ये जीरो वेस्ट टू लैंडफिल ये अचीव किया है और इस 99.5 कचरे को डाइवर्ट किया है, जिसमें 100% प्लास्टिक और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट भी शामिल हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये है तिरुवनंतपुरम। तो आप लोग बताइएगा कि हमारा आज का सेशन कैसा रहा साथियों। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक दीजिएगा, जैसा भी हो लाइक डिसलाइक करके, और कमेंट भी करते रहिएगा। और कोई अगर डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।